नमस्कार। आज विश्वविद्यालयों में शोध की बहुत आपाधापी है। शोध के लिए प्रवेश लेने में बहुत कठिनाई है। लेकिन शोध के लिए ये जो भागम भाग है, इसका उद्देश्य क्या है, इसका प्रयोजन क्या है? क्या शोध का प्रयोजन पीएचडी की डिग्री लेना और कहीं नियुक्ति पा जाना मात्र है? आज जबकि दुनिया के सभी राष्ट्र महासंकट के दौर से गुजर रहे हैं, वैश्वीकरण की जो होड़ मची थी पूरी तरह से चरमरा गई है। उपभोक्तावादी संस्कृति को बहुत बड़ा झटका लगा है। जिस गंगा यमुना को स्वच्छ करने के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए गए, गंगा यमुना स्वच्छ नहीं हुई। आज अप्रयासी एक महामारी के डर से, के भय से, लॉकडाउन ने, तालाबंदी ने उस स्वच्छता अभियान को अनायास ही संभव कर दिखाया। कल कारखाने बंद पड़े थे, धीरे धीरे खुलने लगे। ऐसी स्थिति में जब अमेरिका जैसा राष्ट्र, अमेरिका जैसा देश आत्मनिर्भरता की बात कर रहा है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री आत्मनिर्भरता की बात कर रहे हैं, एक ओर जहां वैश्वीकरण की होड़ मची थी, वहां अब आत्मनिर्भरता की बात हो रही है। एक ओर जहां उदारीकरण की होड़ मची थी, वहां अब स्वदेशी की बात हो रही है। तो स्वाभाविक है कि राष्ट्र की भावना, राष्ट्रीयता जगेगी। और जब राष्ट्र जगेगा, राष्ट्रीयता की भावना हिलकोरे लेंगी, तब राष्ट्रीय आवश्यकता के संदर्भ में शोध की बात करना उचित होगा। आज हम लोग राष्ट्रीय आवश्यकता के संदर्भ में शोध पर चर्चा करेंगे। जब राष्ट्र या किसी समाज की आत्मनिर्भरता की बात आती है, तो एक बहुत बड़ी आबादी, भारत जैसे देश की एक बहुत बड़ी आबादी जिसकी भूख अनंत है, व्यक्ति हो या समाज हो या राष्ट्र हो, जिसकी भूख बड़ी होती है, और यूं कहें कि जिसकी भूख जितनी बड़ी होती है वह उतना ही महान होता है। चाहे वह व्यक्ति हो, चाहे वह समाज हो, चाहे वह राष्ट्र हो, जिसकी प्यास अधिक होती है वह उतना ही महान होता है। तो एक बहुत बड़ी आबादी की आवश्यकताएं मुंह बाए खड़ी है। एक बहुत बड़ा परिवर्तन जो नजरिए में हो रहा है, एक बहुत बड़ा परिवर्तन जो संकटापन्न देश के भीतर हो रहा है। ऑनलाइन का प्रयोग ज़्यादा, वर्चुअल वर्ल्ड में जीना, और कम से कम उपभोग की जो मजबूरी ही सही, ये सब जो परिवर्तन हो रहे हैं,
और आज एक देश दूसरे देश की सहायता करने में बहुत ज़्यादा सक्षम नहीं, चूँकि अपनी स्थिति संभाले या दूसरे देश की स्थिति संभाले, यह भारत की संस्कृति रही है, यह भारत की राष्ट्रीयता की भी भावना रही है, विश्व कल्याण की, जिसके कारण हमने इसकी परवाह बहुत अधिक नहीं की कि हमारा क्या होगा। पहले अमेरिका को दवाइयाँ हमने भेजी, अन्य राष्ट्रों को हमने दवाइयाँ भेजी कोरोना के उपचार के लिए। तो दुनिया की जो अपेक्षा भारत से है, इसे पूरा करने के लिए शोध ही एकमात्र गुणवत्तापूर्ण शोध, सप्रयोजन शोध, डिग्री मात्र के लिए शोध नहीं, फंडामेंटल रिसर्च, अप्लाइड रिसर्च, एक्शन रिसर्च, समाज की समस्याओं, राष्ट्र की समस्याओं को दूर करने के लिए शोध समीचीन हो जाता है। आज राष्ट्र शोधार्थियों से आह्वान करता है, क्योंकि शोधार्थियों की जिम्मेदारी का उत्तरदायित्व आज की तारीख में, इस संकट के समय जब हम आत्मनिर्भरता की बात कर रहे हैं, आत्मनिर्भरता के रास्ते पर चलना चाहते हैं, शोधार्थियों की जिम्मेदारी कई गुना बढ़ जाती है। चिकित्सा के क्षेत्र में अभी हमारे माननीय प्रधानमंत्री कह रहे थे कि जो किट हैं, मास्क हैं, हम पहले दूसरे देशों से आयात करते थे, चीन से आयात करते थे। दवाइयों का खासकर रॉ मटेरियल्स हम चीन से आयात करते थे। अब धीरे धीरे अपने ही देश में अधिक से अधिक मास्क बनाए जा रहे हैं, अधिक से अधिक किट बनाए जा रहे हैं, अधिक से अधिक वेंटिलेटर्स की व्यवस्था की जा रही है। तो आवश्यकता इस बात की है कि हमारे शोधार्थी, हमारा शिक्षा जगत और अन्य चिंतन मनन करने वाले मनीषीगण राष्ट्रीयता की भावना से ओतप्रोत, विश्व कल्याण की भावना से आप्यायित लोग शोध में प्रवृत्त हों। आज समय की यही मांग है। हमारी एक बहुत पुरानी संस्कृति रही है, हजारों वर्षों की संस्कृति रही है शोध की, ज्ञान विज्ञान की संस्कृति रही है, और हमारा शोध उपभोक्तावादी संस्कृति से प्रेरित नहीं रहा है। हमारा शोध भस्मासुरी प्रवृत्ति से प्रेरित नहीं रहा है। हम जीवाणु बम बनाने के लिए, रासायनिक हथियार बनाने के लिए, बायोलॉजिकल वेपन्स बनाने के लिए विश्व को संकट में डालने नहीं जा रहे हैं। अपितु यदि कोई देश ऐसा करता है या किसी देश ने ऐसा किया है, मैं नाम नहीं लेना चाहता,
तो उसका समाधान करने के लिए पूरा राष्ट्र आज प्रतिबद्ध है। और यही भारत की संस्कृति रही है, यही भारत की शोध संस्कृति रही है। हमारे ऋषि मनीषियों ने विश्व कल्याण की भावना से, आत्म कल्याण की भावना से, यहाँ गौरतलब है कि आत्म कल्याण में विश्व कल्याण समाहित है। चूंकि हम एकात्म मानववाद को मानने वाले हैं, एकात्म मानववाद के उपासक हैं। कठोपनिषद का वचन है, अयम आत्मा, यह आत्मा एक है। ऐसा नहीं है कि मेरे भीतर जो आत्मा है वह अलग है और अमेरिका के लोगों के भीतर जो आत्मा है वह अलग है। नहीं, अखंडता, अनंतता, आत्मा अखंड है, आत्मा अव्यय है, आत्मा पृथकता में अपृथकता का बोध है। तो ऐसा एकात्म मानववाद के चिंतन की संस्कृति वाला यह देश शोध के माध्यम से नए ज्ञान की खोज कर, नई औषधियां तैयार कर, पूरी की पूरी आयुर्वेद की परंपरा है हमारे यहाँ, योग की परंपरा है हमारे यहाँ, योग की विरासत है हमारे यहाँ। जड़ी बूटियों से औषधियां तैयार करने की विरासत हमें मिली है और हमारे पास आधुनिक विज्ञान का भी संबल है। आज मलेरिया की दवा सबसे अधिक हमारे देश में बनाई जाती है, तभी हम अमेरिका और दूसरे देशों को दवा निर्यात कर रहे हैं। तो यह इस गौरव के इस क्षण में, संकट और गौरव के बिल्कुल अद्वितीय क्षण में, ये बहुत अद्भुत क्षण है जहाँ एक तरफ विपदा है, दूसरी तरफ गौरवपूर्ण क्षण है, अवसर का क्षण है। कोई भी व्यक्ति या समाज या राष्ट्र लीड रोल में तभी आता है जब परिस्थितियां इस तरह की उत्पन्न होती है। जब सब कुछ सामान्य चल रहा होता है तब आपको बहुत अवसर नहीं होता है। तो आज अवसर है कि हम न्यू साइंस, न्यू टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, इनोवेशन के क्षेत्र में, या न्यू साइंस और न्यू टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में इनोवेशन द्वारा एक हनुमान कूद लगाएं, एक छलांग लगाएं, धैर्य और उत्साह पूर्वक कर्म मार्ग पर, कर्म योग के मार्ग पर अग्रसर हों। आज मल्टीडिसिप्लिनरी रिसर्च, इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च, ट्रांसडिसिप्लिनरी रिसर्च की काफ़ी बातें हो रही हैं। हमारे यहाँ साहित्य में विज्ञान को पिरोने की परंपरा रही है। रस और अलंकार के साथ ज्ञान, विज्ञान, इतिहास लिखने की परंपरा रही है। कुछ लोगों को, जिनको साहित्य का बोध नहीं है, भले वह हमारे इतिहास, पुराण को, रामायण को कल्पना मात्र मान लें,
निश्चित रूप से काव्य में कल्पना का पुट होता है। कल्पना, काव्य की रचना के लिए कल्पना बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन उस कल्पना में ज्ञान विज्ञान का सार तत्व डाल देना, साथ साथ इतिहास डाल देना, ऐसा इतिहास जो देश और काल से परे हो, जिसमें निरंतरता का बोध हो। यह उदात्त परंपरा भारतीय संस्कृति की, भारत के अतीत और वर्तमान की भी रही है। तो ऐसे समय में राष्ट्रीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए व्यक्ति से समाज बनता है, समाज से राष्ट्र बनता है, और ये जो हमारी राष्ट्रीयता की भावना है, इसमें पूरे विश्व का कल्याण भी निहित है। तो विश्व कल्याण की भावना से भी शोध की भूमिका में कल्पनातीत वृद्धि हुई है, और या कहें शोध की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो गई है। लेकिन बेहतर गुण और गुणवत्तापूर्ण शोध के लिए हमारी शिक्षा प्रणाली में भी बहुत परिवर्तन लाना पड़ेगा। उसमें एक आमूलचूल परिवर्तन लाने की आवश्यकता है। बच्चों पर अनावश्यक बहुत बोझ डालने के बजाय बच्चों की सृजनात्मकता पर अधिक ध्यान देना होगा। लर्निंग बाय डूइंग, छोटे छोटे प्रयोग के माध्यम से शिक्षा देना, ताकि उनका, आखिर एजुकेशन ओपनिंग अप ऑफ माइंड है, ताकि उनका दिमाग विकसित हो। आज बच्चे पूछते हैं, पापा कोरोना कब जाएगा, कोरोना कब जाएगा। यह जो प्रश्न है, यह जो उनकी चिंता है, पढ़ाई के बोझ से यह चिंता कहीं मर ना जाए, यह जो बोध कहीं मर ना जाए। तो कोरोना कब भागेगा, कैसे भागेगा, कोरोना कैसे मरेगा, बच्चे पूछते हैं, उत्सुकतावश पूछते हैं। तो ये उनकी इस उत्सुकता को जगा करके रखना, उनकी इस जिज्ञासा को जगा करके रखना, यही फंडामेंटल रिसर्च, मौलिक शोध का रास्ता मार्ग प्रशस्त करेगा। उन पर जो ज्ञान, जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है, उस पूरा उड़ेल देना, थोप देना, ये अनिष्टकर होगा। अपितु उनको ज्ञान की खोज करने का प्रशिक्षण देना, कैसे वो खुद अपने लिए ज्ञान प्राप्ति का जो तरीका है, उस माध्यम से, उस प्रविधि को जानकर, एक्सपेरिमेंट्स, लर्निंग बाय डूइंग, टेक्नोलॉजी का यूज, एक स्वच्छंद मन, इनका प्रयोग कर वह खुद अपने लिए ज्ञान अर्जित करें, नया ज्ञान अर्जित करें।
उदाहरण के तौर पर हम बता देते हैं कि पृथ्वी से सूर्य की दूरी इतनी है, लाइट की स्पीड इतनी है, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है प्रकाश की गति। लेकिन प्रकाश की गति जानने की विधा क्या है? हम कैसे प्रकाश की गति जाने? कैसे प्रकाश की गति का आकलन किया गया? पृथ्वी से सूर्य की दूरी को कैसे मापा जाए, इस पर जोर देने से बच्चों के दिमाग का विकास होगा, बच्चों की सृजनात्मकता बढ़ेगी, न कि उन पर पाठ्य पुस्तकों का बहुत बोझ, अनावश्यक बहुत बोझ देने से। साथ ही हमें यह पहचान करनी पड़ेगी कि अमुक बच्चे की रुचि और उसकी योग्यता किस क्षेत्र में ज़्यादा है, किस विषय में ज़्यादा है। और एक आज विशेषज्ञता का युग है, आज स्पेशलाइजेशन नहीं बल्कि सुपर स्पेशलाइजेशन का युग है। ऐसी स्थिति में हर बच्चे से यह अपेक्षा नहीं की जानी चाहिए कि वो बहुत बढ़िया ड्राइंग करे, बहुत अच्छी उसकी राइटिंग हो। रामानुजम के बारे में कहा जाता है कि वह मैथमेटिक्स छोड़ के दूसरे सारे विषय में फेल हो जाया करते थे। किंवदंती ही सही, लेकिन इसमें एक गूढ़ रहस्य छिपा है कि जब तक हम एकाग्र नहीं होते, जब तक हम अपनी पूरी ऊर्जा को एकनिष्ठ नहीं करते, हमारे यहाँ तो ज्ञान का स्वरूप ही अखंड है। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, ज्ञान अखंड एक सीतावर। हमारे यहाँ का ज्ञान खंडित ज्ञान नहीं है, इसीलिए हमारी थियरी यूनिफाइड थियरी है, जिसके लिए मैं कहा करता हूँ, जिसके लिए आज के महानतम वैज्ञानिक भी संघर्ष कर रहे हैं। उनके पास पार्शियल थियरी है, थियरी ऑफ रिलेटिविटी, क्वांटम थियरी। तो इनका एक जो इन्हें जब वो कंपाउंड करते हैं, इन्हें मिलाकर एक यूनिफाइड अप्रोच वो अपनाना चाहते हैं। उनकी किसी एक थियरी से ब्रह्मांड के सृजन और ब्रह्मांड की जो घटनाएं हैं, ब्रह्मांड में जो कुछ हो रहा है, घट रहा है, उसको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता है। लेकिन यह हमारा सौभाग्य है, हम ऐसे राष्ट्र में जन्म लिए हैं जहां पर ज्ञान का स्वरूप ही अखंड है। तो फिर जो एक फ्रैगमेंटेड अप्रोच है, फिजिक्स वाले सिर्फ फिजिक्स, म्यूजिक वाले सिर्फ म्यूजिक, नहीं। जब ज्ञान अखंड है तो मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच ही कारगर होगा। चीजें पार्ट्स में नहीं है, थिंग्स आर नॉट स्कैटर्ड इन पार्ट्स। हमारे यहां पूर्णता के बोध को महत्व दिया जाता है, हमारे यहाँ अखंडता के बोध को महत्व दिया जाता है।
हमारे यहाँ वैशेषिक दर्शन कहता है कि एक के बाद जो 2, 3, 4 आदि जो अनंत तक, जो इन्फिनिटी तक जो संख्याएं हैं, वह अपेक्षा बुद्धि से, एक की अपेक्षा से 2 की सिद्धि हो सकती है। 1 + 1 = 2। एक की अपेक्षा से 2, 3, फिर 2 की अपेक्षा से 3, 3 की अपेक्षा से 4, एक की अपेक्षा से। वास्तव में ज्ञान अखंड है, एग्जिस्टेंस एक है। इसकी खोज हमारे मंत्र द्रष्टा ऋषियों ने बहुत पहले कर ली थी। तो इस एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ, मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच के साथ, विभिन्न डिसिप्लिन्स को चर्ण करके नए डिसिप्लिन को तैयार करना। आजकल आईआईटीज में कंप्यूटर साइंस, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिक्स, बहुत सारे विषय हैं, लेकिन एक विषय से अब आपका काम नहीं चलता, अच्छा पैकेज भी नहीं मिलता जब तक आप 2 विषय नहीं लेते हैं। एक विषय तो आप लेकर के पढ़ते हैं, साथ साथ दूसरा विषय आप तैयार नहीं करते हैं, तब तक बात बनती नहीं। और भारत के आईआईटीज़ भारत के ही, तो आईआईटीज़ में कुछ फैकल्टीज़ हैं जहाँ पे कुछ डिसिप्लिन्स हैं जो नए हैं, बिल्कुल दुनिया के, भारत के लिए ज़्यादा नए हैं। दुनिया में फैकल्टीज़ हैं उसके लिए, हमारे यहाँ नहीं है। हम ये इंतज़ार कर रहे हैं कि विदेश से कोई आएगा तो पढ़ाएगा, वो क्यों है? तो यह क्षमता विकसित करना, डेटा साइंस का चलन एक नया ये प्रोस्पेक्टिव फील्ड है। प्रोस्पेक्ट अब, और उस पर बड़ा काम हो रहा है, दुनिया में बहुत तेज़ी से काम हो रहा है। तो क्या हम अभी भी इंतज़ार करते रहेंगे कि विदेश से, जापान से, जर्मनी से, फ्रांस से कोई फैकल्टी आए तब हमारे यहाँ पढ़ाई शुरू होगी, या हमारे बच्चे MIT में जाएं तभी वो उस ज्ञान में दक्ष होंगे? हमारे पास जो भी एग्जिस्टिंग नॉलेज है, जो भी एग्जिस्टिंग डिसिप्लिन्स हैं, उनका जो अंतर संबंध है, ज्ञान अखंड अंतर संबंध है, उनको इंटीग्रेट करके न्यूअर डिसिप्लिन्स तैयार किए जा सकते हैं। हमारे यहाँ मेधा शक्ति की कमी नहीं है। हमारे यहाँ की मेधा शक्ति विदेश में जब जा कर के काम करता है, उसे नोबेल प्राइज़ मिल जाता है। अभिजीत बैनर्जी और बहुत सारे और भी हैं, केमिस्ट्री के क्षेत्र में अमर्त्य सेन, VS नैपॉल लिटरेचर के क्षेत्र में। तो आज आवश्यकता है उस मेधा शक्ति को पहचानने की, आवश्यकता है राष्ट्र की आवश्यकता को महसूस करने की, और कुछ युद्ध स्तर पे कुछ लॉन्ग टर्म रिसर्च करके जाहिर है फंडामेंटल रिसर्च में काफ़ी समय लगता है, एक्शन रिसर्च में कम समय लगता है। तो दोनों तरह का अप्रोच, मल्टी प्रॉन्ग्ड अप्रोच अपना करके हम इस अवसर का लाभ उठा सकते हैं। और एक समय ऐसा आएगा जब दुनिया के इतिहास में, वर्ल्ड हिस्ट्री में लिखा जाएगा कि एक ऐसी विपदा पूरे विश्व पर आई थी जिसमें भारत ने नेतृत्व किया,
और दुनिया को न केवल इस विपदा से उबारा, अपितु पूरे विश्व को एक नया संबल प्रदान किया, एक विश्व के लिए को एक नई दृष्टि दी। तो राष्ट्रीय आवश्यकता एवं शोध विषय पर आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।